1960 का इंडिया, ए कंट्री फेसिंग ए मेजर क्राइसिस, तेजी से बदलती पॉपुलेशन, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूखमरी। हर तरफ भूख और फेमिन का डर था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंडिया को स्टारवेशन से लेकर सेल्फ सफिशिएंस तक ले आया। इसे हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल दिया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी स्ट्रगलिंग था। क्रॉप यील्ड बहुत लो था और ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड एक रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन को फिट करने के लिए एनफ नहीं था। 1965 और 1966 के सीवियर ड्राउट्स ने सिचुएशन और भी बुरी बना दी थी। इंडिया को काफ़ी हद तक फॉरेन एड पे डिपेंड होना पड़ता था, स्पेशली यूएस के फूड एड प्रोग्राम्स जैसे कि PL 480 पर यह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। फूड सिक्योरिटी की इस ज़रूरत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का रास्ता बनाया, जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए स्टार्ट हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ग्लोबल था, बट इंडिया में इसे यूनिटली एग्जीक्यूट किया गया। मैक्सिकन अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग की हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटी ने मेक्सिको में रिवॉल्यूशन ला दिया था। इंडिया में MS स्वामीनाथन जैसे साइंटिस्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट से कुछ सिमिलर प्लान शुरू किया गया। प्लान ये था कि हाई यील्डिंग क्रॉप्स वेराइटी स्पेशली व्हीट और राइस को इंट्रोड्यूस किया जाए, पर बस नया सीड ही काफ़ी नहीं था। फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन का भी एसेस चाहिए था। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट किया, उन्हें सब्सिडीज, क्रेडिट और रिसोर्सेज दिया ताकि वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड अडॉप्ट कर सके। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थी जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। चलिए 3 मेन कंपोनेंट्स पे एक नज़र डाल। सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये सीड्स नॉर्मल सीड्स के मुकाबले ज़्यादा ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, मतलब हर एकड़ लैंड पे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन पॉसिबल हो गया। दूसरा फैक्टर था केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़। फर्टिलाइजर्स से सॉइल को नरिशमेंट मिलता था जो हेल्थी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी था। पेस्टिसाइड्स ने क्रॉप्स को पेस्ट और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प किया। और तीसरा इरिगेशन और मैकेनाइजेशन। इन हाई यील्डिंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक रिलायबल वाटर सप्लाई भी चाहिए थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने डैम्स, कैनल और वेल्स में इन्वेस्ट किया और ट्रैक्टर्स और अदर मशीनरीज का यूज फार्मिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिजल्ट अनबिलीवेबल था। 1970s तक इंडिया की व्हीट प्रोडक्शन डबल हो चुकी थी। पहले जो कंट्री फूड इंपोर्ट कर रही थी वो अब अपने फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का रूरल इंडिया पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स रैपिडली एग्रीकल्चरल हब बन गए। फार्मर्स का इनकम इम्प्रूव हुआ और रूरल मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। लेकिन हर जगह बेनिफिट्स इक्वली स्प्रेड नहीं हुआ। जहां पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन में डेवलपमेंट देखने को मिला, वहीं साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स इतने बेनिफिट नहीं ले पाए। यह रिवॉल्यूशन मेनली व्हीट ग्रोइंग स्टेट तक ही लिमिटेड रहा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स से एनवायरनमेंट डिग्रेड होने लगा। सॉइल पोल्यूशंस और बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी देखने को मिला। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से वाटर स्कैर्सिटी भी हो गया, जो आज तक इंडिया फेस कर रहा है। और धीरे धीरे फार्मर्स एक्सपेंसिव इनपुट्स पर डिपेंड होने लगे, जो उनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर का रीज़न बन गया। आज ग्रीन रिवॉल्यूशन के वजह से इंडिया का फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हुआ और मिलियंस ऑफ लाइफ सेव हुई। लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस कितना ज़रूरी है। जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की लेगेसी हमेशा याद रहेगी। एक स्टोरी ऑफ रिजिलियंस, ट्रांसफॉर्मेशन और फूड सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रगल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट्स की कहानियाँ सुनने को मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।